तो बच्चों, दिस इज प्रियरंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज क्लास ओपन हो चुका है। बच्चे नहीं आए हैं। अफसोस की बात है कि आपको छठ के 2 दिन बाद भी बुलाया जाता है तो आप पहुंच नहीं पाते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, अफसोस की बात ही है। बट नन द लेस, नेवर द लेस, आई विल डू माई वर्क। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं सूडो फोर्स आपको पढ़ा रहा हूँ। और सूडो फोर्स, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, ये सारा चीज़ इस क्लास में हम लोग करेंगे। और जब आप आइएगा तो हम लोग उस समय कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे। इट मीन्स कल से हम लोग कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे। आज गुरुवार है, शुक्रवार शनिवार हम लोग 2 दिन कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग मंडे से फ्रिक्शन शुरू करेंगे। तो आपको आना चाहिए, नहीं आए कोई नहीं, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और फिर कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, ये सूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स या इसको वर्चुअल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं पूछूं तो मैं बहुत साधारण एग्जांपल देता हूँ कि ये बुकलेट है, ठीक। अब इस बुकलेट पे मैंने एक ये रखा है स्प्रिंग का। अब मैं बुकलेट को, ये इस बुक को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो स्प्रिंग किधर जाएगा? तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग साथ साथ जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सीलरेशन से बढ़ाए, एकदम एक्सीलरेशन से मतलब फास्ट चेंज हो वेलोसिटी में, वेग में ज़्यादा परिवर्तन हो, अभी रेस्ट में है, 10 का स्ट्राक से पकड़े, तो उस समय देखना ये आगे जाएगा कि पीछे। इस स्प्रिंग को ध्यान से देखना, किधर गया? यहाँ पे रखा था, मैंने फटाक से क्या किया, इसको आगे लाया और क्या किधर रुक गया है? पीछे। ये हमारा इधर चला गया, लेकिन ये हमारा यहीं पे रुक गया। तो तुम कह सकते हो कि सर, या फिर अगर हम तेज़ी से लाएं ऐसे, तो तुम्हें इस पर भी दिखेगा कि अगर तेज़ी से ला रहे हैं तो किधर भाग रहे हैं? पीछे। इसके रिस्पेक्ट में भी देखो, यहाँ आगे रखा गया है और जैसे तेज़ी से लाएंगे किधर भाग रहा है? पीछे। क्यों भाग रहा है सर? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अभी बीच में आ गया, फिर अब किनारे आ गया, और ज़्यादा तेज़ करेंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब ये, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है इसको अभी डिटेल में बताएंगे। जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देशांक तंत्र त्वरण में हो, त्वरित हो, तो क्या होता है कि वहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता है। न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता है, वहाँ पे न्यूटन का द्वितीय नियम फेल कर जाता है। और वहाँ पे एक आभासी बल देखने को मिलता है, छद्म बल देखने को मिलता है। इसको हम घोस्ट फोर्स भी बोलते हैं, फिक्टिशियस भी बोलते हैं, वर्चुअल भी बोलते हैं, आप इसको स्यूडो भी बोलते हैं। जैसे स्यूडोपोडिया का नाम सुना होगा बायो में, उसी तरह से स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है आभासी, रियल में होता है, एग्जिस्ट करता नहीं है, रियल में नहीं करता लेकिन होता है, ऐसा फील आपको होगा। जैसे बकेट में आप मतलब बाल्टी में पूरा पानी डाल देना, पूरा पानी एकदम लबालब कर देना और फिर अपना हाथ रखना उसमें, तो तुम्हें फील होगा कि थोड़ा सा मेरा हाथ हल्का है, ऊपर की तरफ कोई हमारे हाथ को पुश कर रहा है। वहाँ पे लगता है, वो भी एक तरह का स्यूडो फोर्स होता है, उसका स्पेशल नाम होता है, फ्लूइड के द्वारा लगता है, उसको बोलते हैं बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी या बॉयंट फोर्स, उत्प्लावन बल हिंदी में बोलते हैं। तो वहाँ ये लिक्विड में नहीं लग रहा है, लेकिन वो भी आभासी बल होता है और ये भी आभासी बल है। ये लिक्विड में नहीं लग रहा है, जिस पर आप बैठे हैं या जिसके साथ आपकी कहानी है, अगर वहीं त्वरण करने लगे तो त्वरण होगा, तो आपको जरूर एक बल का अनुभव होगा जो हमेशा त्वरण की दिशा के विपरीत होगा। और वो कितना होगा? तो इसका मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किसका? तो जिस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, जैसे इस स्प्रिंग पे लगा रहे थे सूडो फोर्स, जिसकी वजह से स्प्रिंग पीछे भाग रहा था, तो मास किसका लेंगे? स्प्रिंग का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक्सीलरेशन किसका लेंगे? तो एक्सीलरेशन हम लोग लेंगे ये बुक का, मतलब फ्रेम का, जिस पर बैठे हैं। जैसे अगर आपका दोस्त थोड़ा सा बदमाश है, आपको बाइक पे बैठाता है और फिर तेज़ी से एक्सीलेटर लेता है, क्लच छोड़ता है 1 नंबर गियर में, तो क्या होता है? बाइक जाता है आगे और आप जाते हैं पीछे। जितना ज़्यादा एक्सीलेटर लेता है उतना ही ज़्यादा पीछे की तरफ आप भागते हो, मतलब पीछे की तरफ आपको फोर्स लगता है। कम एक्सीलेटर लगता है, थोड़ा थोड़ा
कम तेज़ी से चलता है आपका दोस्त, थोड़ा सा फील करते हो, ज़्यादा नहीं। अगर बहुत तेज़ी से चलता है, एक्सेलेरेटर ज़्यादा लेता है, त्वरण ज़्यादा होता है, तो सूडो फोर्स भी ज़्यादा लगता है और आप पीछे भी ज़्यादा आते हो। तो सूडो फोर्स नाम है सूडो, पी से शुरू होता है, पी साइलेंट होता है। सूडो, सूडो का मतलब होता है छद्म, दिखता नहीं है, फील होगा, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, फील होगा। फिक्टिशियस फोर्स, इसको काल्पनिक बल भी बोलते हैं। फिक्टिशियस, याद रखना है, फिक्टिशियस का स्पेलिंग थोड़ा टेढ़ा है। फिक्टिशियस, तो फिक्टिटियस मत पढ़ लेना, ये इसमें स का उच्चारण आता है, फिक्टिशियस। और इसको वर्चुअल फोर्स भी बोलते हैं, आभासी बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कैसे डिफाइन किया गया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्चुअल फोर्स एक्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यह एक तरह का काल्पनिक बल है जो नॉन इनर्शियल बोले तो अजड़त्व निर्देशांक तंत्र में कार्यरत होता है। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इसका जो त्वरण होता है, इसका जो दिशा होता है, तंत्र के त्वरण के ठीक विपरीत होता है। अगर हम बुक को आगे ले जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा? पीछे। अगर बुक को हम पीछे ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा? आगे। तो ठीक क्या होगा? विपरीत, अपोजिट। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन। देखो मैग्नीट्यूड ऐसे दिया गया, एफ पी। एफ पी बोले तो फोर्स, प्रेशर मत समझने ना, सूडो फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सूडो फोर्स। और यहाँ पर भी मैं पी दे देता हूँ। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये आपको वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से पूरा लिख लेना है। और फिर जो हिंदी मीडियम वाले होंगे या दोनों ही मीडियम से लिखते होंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और वो भी वीडियो को पॉज करेंगे। सेम हूबहू कहानी ठीक वैसा ही है जो पिछले क्लास में आप, पिछले पेज में आपने देखा है। तो इसको भी वीडियो पॉज करके लिख लेना है। अब रही बात, ओके सर, ओके मैं देख सकता हूँ, हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि सर ये फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स। हम लास्ट में देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल देखा जाए, तभी तो फील होगा। अगर मान लीजिए आप ट्रक पे जा रहे हैं, ऐसे आप नहीं जा रहे हैं, आप ट्रक हाँक रहे हैं, है ना, और आपका कोई वॉशिंग मशीन ही रखा हुआ है। अगर इस वॉशिंग मशीन को बांधा नहीं जाए रस्सी से ट्रक पे, आप देखते होइएगा कि बड़ा बड़ा चक्का जाता है, स्टील वाला प्लेट जाता है, बहुत सारी चीज़ जाता है ट्रक व्रक पे, खुला ट्रक पे, या फिर जेसीबी, ट्रैक्टर, बहुत सारा चीज़ जाता है बड़ा बड़ा ट्रकों पे, तो उसको बांधा रहता है जंजीर से। अगर बांधा ना जाए तो क्या होगा? तो ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे किधर जाएगा? पीछे। अगर मान लेते हैं ट्रक हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है और इसका मास 2 kg है, तो बताओ इसका मोमेंट पीछे की तरफ होता है, तो पीछे की तरफ क्यों होता है? जरूर कोई खींच रहा होगा। तो कोई हमें तो दिख नहीं रहा है सर कौन खींच रहा है, तो इस एक तरह का, यह एक तरह का काल्पनिक फोर्स है। जब तक ट्रक मूवमेंट करते रहेगा, एक्सीलरेशन रहेगा, तब तक पीछे लगता रहेगा फोर्स। ट्रक रुका, कोई फोर्स नहीं, फोर्स गायब। इसलिए तो इसको बोलते हैं भूत, भूता बल, घोस्ट फोर्स भी बोलते हैं। बताइए, जब लोग रहेगा तो भूत काम नहीं करेगा, अकेला रहेगा तो भूत काम करने लगता है। वही बात है, जब एक्सीलरेशन होगा तो आ जाएगा आपका घोस्ट फोर्स, जिसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं, और एक्सीलरेशन जीरो, घोस्ट फोर्स भी जीरो। तो कितना लगता है सर, कैसे डिटरमाइन? डायरेक्शन तो हो गया सर, ये आगे जा रहा है तो हमारा एक्सीलरेशन स्यूडो फोर्स इधर लगेगा पीछे, तो क्या होगा, कितना लगेगा सर? तो फोर्स इज इक्वल टू, स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। अब फ्रेम हमारा ट्रक है, हम किस पर बैठे हैं? ट्रक पर, तो हमारा फ्रेम कौन हो गया? ट्रक। तो सूडो फोर्स का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2, और एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम कितना है? 20। तो सूडो फोर्स हो जाएगा यहाँ पर 40 न्यूटन। तो ये कितना फोर्स लग रहा है भाई? 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन का? 40 न्यूटन का। तुमने कहा ओके ओके ओके। अब सर दूसरा एग्जांपल भी दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इंक्लाइन प्लेन पर, आनत तल पर, ये थीटा एंगल है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ऐसा,
मान लेते हैं इसका मास 5 kg है और इसको एक्सीलेशन दे दिया गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितना से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब बताना है कि ऐसे जेन्युइनली अगर ऐसे सिंपल ड्रॉप किया जाए तो ये किधर भागेगा? पीछे की तरफ। तुम कभी इंक्लाइन प्लेन पे कोई वस्तु रख के देखना, किधर भागेगा? नीचे की तरफ। ऐसे भागेगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर तुम इसी को एक्सेलेरेट करा दोगे तो नीचे की तरफ नहीं भागेगा, या तो वहीं पे रहेगा, और ज़्यादा तेजी से जाओगे तो किधर भागेगा? ऊपर की तरफ। जैसा कभी प्लेट में पानी रखो, कप में पानी रखो और तुम भागो तेजी से, तो पानी पीछे की तरफ जाता है। ऐसा आपने देखा होगा। नहीं देखने का कोई सवाल ही नहीं, कर लेना। घर पे हो, बेरोजगार हो, इतने दिन की छुट्टी में बेरोजगार ही कहलाओगे, तो कर लेना भाई। तो आप देखोगे क्या कि इस पर कितना लगेगा फोर्स और किधर लगेगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे कि एक्सीलेशन किधर है, आगे। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे। कितना लगेगा सर सूडो फोर्स? बहुत आसान है। सूडो फोर्स को ऐसे डिटरमाइन करते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना भाई? 5 kg। और एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम कितना? फ्रेम का एक्सीलरेशन कितना? 4। तो कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन अपोजिट। तुमने कहा हाँ सर एग्जाम्पल तो अब सेट कर रहे हैं आप, तो सर समझ में आ रहा है धीरे धीरे अच्छे से। हमने कहा कि चलो ठीक है, अभी मैं बहुत एग्जाम्पल दूंगा, बहुत तो नहीं, 2 और एग्जाम्पल दूंगा। जैसे ये मान लो लेफ्ट है तुम्हारा और इसमें तुम हो, तो लिफ्ट जैसे ऊपर के तरफ जाएगा, मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और तुम्हारा मास है 50 kg। तो तुम अपने आप को भारी इसलिए फील करते हो क्योंकि सूडो फोर्स लगने लगता है। सूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो एक्सीलेशन के ठीक नीचे। एक्सीलेशन किधर हो रहा है? ऊपर। तो डायरेक्शन सूडो फोर्स का किधर होगा भाई? नीचे। कितना होगा सूडो फोर्स? तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। अब यहाँ पर फ्रेम हमारा लिफ्ट है, तो तुमने कहा मास ऑफ ऑब्जेक्ट सर 50 kg का हूँ मैं, और एक्सीलरेशन कितना? 4। तो 5 चौका 20, 200 न्यूटन फोर्स लगेगा, जिसके कारण अपने आप को, अगर कोई आपको नीचे की तरफ खींचेगा तो अपने आप को भारी फील कीजिएगा कि हल्का भारी फील कीजिएगा। और वहीं जब आपका लिफ्ट या झूला नीचे आता है तो एक्सीलरेशन किधर होता है? नीचे। मान लेते हैं सेम एक्सीलरेशन से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और तुम यहाँ पर हो, तुम ही हो। और इसके बाद की कहानी क्या है? तो तुम बताओ 50 kg क्यों हो? मास तुम्हारा मैं सेम रख रहा हूँ, सब कुछ सेम। तो एक्सीलेशन किधर हो रहा है? नीचे है। तो सूडो फोर्स किधर लेगा? ऊपर। सूडो फोर्स किधर लेगा? ऊपर। क्योंकि सूडो फोर्स हमेशा एक्सीलेशन के डायरेक्शन के उल्टा लगता है कि सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सीलेशन किधर हो रहा है? डाउनवर्ड। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड। अब कितना लगेगा सूडो फोर्स? सूडो फोर्स का फॉर्मूला बताओ। सूडो फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। तो मास कितना? तो 50। एक्सीलरेशन कितना? 4। तो कितना? 200 न्यूटन। सर अभी भी हमने कहा बिल्कुल वहीं लगेगा, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो जब तुम झूला पर से ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो अपने आप को हल्का फील करते होगे। क्यों? क्योंकि एक फोर्स ऊपर की तरफ तुम्हें रखे हुए, टाने हुए है, खींच रहा है, जिस कारण तुम्हें लग रहा है मैं हल्का हो रहा हूँ। तुम्हें डर ज़्यादा लगता है। झूला पड़ या लिफ्ट में भी वही कहानी है, लिफ्ट में भी सेम कहानी है। तो तुमने कहा कि ओके सर अब समझा सर, अब है कहानी क्या। तुमने कहा ठीक है, अब समझ गया सर। अब इधर आओ, ये है आपका 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल। तो सूडो फोर्स की कहानी अब समझ में आई होगी। सर इसका क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है ये बता दो। हमने कहा ये पते की बात है। सूडो फोर्स कुछ अजीब टाइप का फोर्स नहीं है, बस याद रखना जहाँ एक्सीलेशन वहाँ सूडो फोर्स, वहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता है, जिसके कारण वैलिड करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। मैंने कहा ओके सर। क्वेश्चन कैसे आता है? बहुत साधारण क्वेश्चन, इस पर यही मेंस तक का क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिकल, बहुत आसान है।
कि एक बस है जो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है और इस बस के छत से एक धागे से एक छोटा सा गुड़िया या छोटा सा बॉल बांधा गया है जिसको बॉब बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? जनरली ये जो छोटा सा हिस्सा होता है पेंडुलम का, बॉब, BOB, बॉब। और इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, धागा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आगे बढ़ेगा तो ये पीछे जाएगा। तो पूछ रहे बताओ कितना एंगल बनाएगा? थीटा इज इक्वल टू व्हाट? फाइंड द एंगल of inclination of string with vertical। ऊर्ध्वाधर से धागा कितना कोण बनाएगा? ये ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, इससे धागा कितना कोण बनाएगा, यही आपको निकालना है। तुमने कहा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने कहा बड़ी बात तो है। बड़ी बात नहीं है, तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं है सर, इसमें तो ऐसे ही निकाल लेंगे। सर सूडो फोर्स अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। तो सर हम तो ऐसे निकाल लेंगे। हमने कहा निकाल के दिखाओ। तुम क्या करना है कि वीडियो को पॉज कर देना और खुद से बना के देखना, और जब बन जाए तुम्हारी कथा कहानी तब इसका सॉल्यूशन देखना। ये है क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए अगले पेज में चलते हैं। सिंपल। तुम बताओ, अगर ये यहाँ पर बॉब लटका हुआ है और इसका एक्सीलेशन देखो कितना एक्सीलेशन से जा रहा है ट्रक या बस आगे, ए एक्सीलेशन से। तो तुम बताओ, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे सूडो फोर्स बाएं लगेगा। अब सूडो फोर्स बाएं लगने के कारण ये अपना जगह छोड़ेगा और जगह छोड़ते कहीं यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा पीछे की तरफ, तब भी सूडो फोर्स लगेगा, नो डाउट। तब भी क्या लगेगा? सूडो फोर्स। ऐसा नहीं कि सूडो फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा, तब भी सूडो फोर्स लगेगा। तो सूडो फोर्स तो सर लगता रहेगा। हमने कहा बिल्कुल सूडो फोर्स लगता रहेगा। हाँ, अब इस पर एक और फोर्स नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। और धागा में है तो धागा में एक फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं? टेंशन। और हम एक डॉटेड लाइन से इसको पैरेलल खींचेंगे, इसके पैरेलल, जिसके कारण अगर ये थीटा कोण होगा तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि एकांतर कोणों का मान हमेशा क्या होता है? सेम होता है। चाहे तुम एकांतर कोण ऐसे बना लो तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा? थीटा। चाहे ऐसे बना लो ये थीटा, तो ये भी होगा क्या? थीटा। जेड शेप में जो भी होता है हमेशा एकांतर कोण होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। अल्टरनेट एंगल का वैल्यू क्या होता है? सेम। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो अब हम टेंशन को तोड़ेंगे, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। तो अब इसी बात है, टेंशन का एक घटक ऊपर की तरफ जाएगा, टी कॉस थीटा, और टेंशन का एक घटक इधर की तरफ आएगा, टी साइन थीटा। और चूंकि धागा हमेशा बॉब ऐसे ही पीछे लहराते रहते इतना ही एंगल पर, या बचपन के दिनों में साइकिल वाइकिल में देखा होगा कोई रील व्हील का लगाता है ना, रील व्हील टाइप का हैंडल में। तो ऐसे जब साइकिल नहीं चलता है तो रील ऐसे नीचे की तरफ रहता है, और जैसे साइकिल चलना शुरू कर देता है रील किधर भागने लगता है? पीछे की तरफ। ऐसा आपने देखा होगा रील व्हील या फिर हैंडल में जो कुछ भी आप सजावट के सामान लगाते हैं ना, जैसे आप साइकिल चलाओगे तो किधर भागने लगेगा? पीछे की तरफ। हमेशा लहराते रहता है। वही बात है, लहराते रहेगा, हमेशा इसी एंगल पर रहेगा, मेंटेन रहेगा, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे। अब मेंटेन है ना ऊपर ना नीचे, तो तुम कहोगे सर ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर। हमने कहा बिल्कुल। और सर ये बाएं दाएं लगने वाला फोर्स बाएं लगने वाला फोर्स के बराबर। हमने कहा बिल्कुल। तो एट इक्विलिब्रियम बताइए दाएं कौन सा फोर्स लग रहा है? टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? सूडो फोर्स के।
अब सूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा है, चलो अभी लिख देता हूँ, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। चलो फिर हम लोग एक स्टेप और बढ़ेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या तुम्हें दिख रहा है, दिख नहीं रहा होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या मैं लिखूँ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम और एक्सेलरेशन क्या है ए। इक्वेशन नंबर 1, ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों बैलेंस है। ऊपर लगने वाला फोर्स कौन है, टी कॉस थीटा, बराबर नीचे लगने वाला फोर्स कौन है, एम जी। इक्वेशन नंबर 2, अब हम लोग कहेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 1 को जो टी साइन थीटा है उसको डिवाइड कर दो 2 से, जो क्या है टी कॉस थीटा। ये तो एल एच एस है, आर एच एस भी तो है, तो 1 का आर एच एस क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और 2 का आर एच एस क्या है, एम इंटू जी। तो अगर हम लोग कैंसिल करना चाहें एम से एम और टी से टी, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, और ए बाई जी। तो यहाँ टैन थीटा का वैल्यू निकल गया, तो ऐसे भी लिखा रहता है थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए बाई जी। अब 11th में बच्चे घबरा जाते हैं कि सर इनवर्स क्या लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, तुम सिर्फ यही याद रखना, टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। अब इससे क्या होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी से, कि आपको टैन का वैल्यू आ जाएगा, कभी 1 आएगा टैन का वैल्यू, कभी √3 आएगा टैन का वैल्यू, कभी 1/√3 आ जाएगा, कभी नहीं आए परफेक्ट वैल्यू। तो नहीं आएगा तब टैन इनवर्स के टर्म में लिखना, और आएगा तो बस टैन थीटा का वैल्यू अगर मान लो 1 आ गया तो 45 डिग्री, टैन थीटा का वैल्यू √3 आ गया तो 60 डिग्री, टैन थीटा का वैल्यू 1/√3 आ गया तो फिर 30 डिग्री। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, टैन थीटा का वैल्यू 0 आ गया तो 0 डिग्री। समझ रहे हो ना, 0 आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आइए, तो इस तरह हमने कहा कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कि एज ए ट्रिक एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है। जेई मेंस में 2 बार 3 बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें कभी कभी सिर्फ ये नहीं पूछता है, कभी कभी टेंशन भी पूछ देता है। ये तो एंगल हो गया। अब मान लो हम यहीं पर टेंशन निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, टेंशन। तो टेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। कहोगे कैसे सर, आसान है। हमने कहा कि तुम देखो ध्यान से, एक फोर्स इधर लग रहा है, सूडो फोर्स एफ पी, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही ना टेंशन के बराबर होगा, टेंशन को बैलेंस कर रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तुमने कहा सर। तो अगर टेंशन तुमको निकालना होगा तो डायरेक्ट टेंशन का भी फॉर्मूला याद रखना, अंडर रूट सूडो फोर्स का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। सर कॉस थीटा नहीं लिखा, सर हमने कहा कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो वो वाला टर्म हम लोग छोड़ ही देते हैं, सिंपल, और याद रखते हैं टेंशन का। तो इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछा गया है, सर एक क्वेश्चन करा दो तभी तो थोड़ा सा लगे। हमने कहा कि हाँ ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, ये तो आपको समझना है, एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार में समझना है, उतारना है, अच्छे से देखना है, समझना है। और ये ट्रिक है, ये एज ए ट्रिक एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे कि कितना एंगल होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू a/c, और कितना टेंशन होगा तो टेंशन T इज इक्वल टू √fp² प्लस mg²। एफ पी क्या है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स लिखना मैंने आपको सिखाया, बहुत अच्छे से आराम से लिख सकते, कोई भारी बात नहीं है। तुमने कहा कि ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि मैं लिख सकता हूँ। तुमने कहा कि सर एक क्वेश्चन करा दूँ, हमने कहा लो भाई एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो डेटा वाला है। क्या है, जिसमें डेटा वेटा हो सर, है ना, डेटा वेटा रहता है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ सर क्वेश्चन बनाए, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है तो लगता है कि सर मैं तो फॉर्मूला सीख रहा हूँ या फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है, जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चंस देख के मैं बनवा देता हूँ। आइए, तो थोड़ा सा हमको क्वेश्चन खोजने में टाइम लगेगा, तब तक तुम पीछे जाके ऐस मौज मत करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नो मैं खोज ही दे रहा हूँ, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो
घाव खाने का नहीं और भागने का नहीं। आसान आसान क्वेश्चंस हैं तुम्हारे। नीट वाला में बहुत छुटकू टाइप से है, उसको तो नहीं करवा रहा, चलो उसको भी करवा दूंगा। पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला जो एग्जांपल दिया मैंने उसको थोड़ा सा कर लिया जाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस खोजना पड़ते हैं दोस्त। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर लाए रे। Stockholm, where is Swedish, anyone? Yes, Swedish. मुझे तो दिख नहीं रहा है। इंक्लाइन प्लेन वाला तो दिख रहा है। चलो 2021 का जो मेंस का क्वेश्चन है, दिख गया। बहुत खोजना पड़ता है दोस्त। आइए। A car is moving on a inclined, ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं। इस परफेक्ट वाला में अभी जो हर साल पूछता है ना, वो दिया नहीं है, ठीक ना। चलो इससे रिलेटेड मैं करवा देता हूँ, आएगा तो आंसर वही जो जेई मेंस भी पूछा है और नीट भी पूछा है। क्या है देख लो भाई। इस टाइप का एज इट इज़ डेटा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, तो हर साल का क्वेश्चन परफेक्टली देता नहीं है, एक आध क्वेश्चन मिस कर देता है, उसी में वो क्वेश्चन मिस किया है। तो क्वेश्चन वो मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं वो नहीं, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। कि ऐसा नहीं कि नहीं करवाऊंगा, उस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। लो भाई। टाइप वही है।
find the acceleration of wedge so that block can stay on it. वेज का वेज हो गया नहीं, ये वेज नहीं, चलो वेज का त्वरण ज्ञात करें ताकि ब्लॉक उस पर फिसले ना। तो है इसी टाइप का, लेकिन परफेक्ट स्ट्रिंग वाला नहीं है। कहानी इसमें भी वही है कि वेज को नहीं फिसलना है। तो वैसे यहाँ पर फोर्स किधर लगता है, इधर इंक्लाइंड प्लेन पे। आपको याद होना चाहिए क्या लगता है, mg sin थीटा। और अगर हम एक्सीलेशन, पहले इसको mg sin थीटा को हटाते हैं, अगर हम एक्सीलेशन इधर लेंगे तभी इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। और सूडो फोर्स कितना लगेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो m है, और एक्सीलेशन मान लेते हैं इसका एक्सीलेशन a है तो इसका भी एक्सीलेशन a ही होगा। नीचे की तरफ धरती हमेशा फोर्स लगाती है, कितना, mg, ठीक है। इधर की तरफ फोर्स हमेशा लगता है कितना, तो mg sin थीटा। इस कंपोनेंट को भूल जाएंगे, mg का इधर एक कंपोनेंट किधर लगा, mg sin थीटा। और इधर कितना लगता है, तो mg cos थीटा। अब मैं चाहता हूं कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर ना ये मूव करें, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक पहले इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। कौन से सर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। किस एंगल से, ध्यान से देखो, इससे। ये थीटा है तो देखो ये समानांतर रेखाएं, दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करे, ये तिर्यक रेखा है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बराबर होगा, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, और जिसके साथ नहीं उसके साथ साइन। तो बताओ इसके साथ क्या जाएगा, कॉस, तो एम ए कॉस थीटा, ठीक। और फिर इधर क्या आ जाएगा, एम ए साइन थीटा। हमको फिसलने नहीं देना है, इससे हमको मतलब नहीं। तो फिसलने नहीं देना है तो नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाला फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बोलो, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इन टू ए। एम से एम कैंसिल, तो नहीं, एम ए कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा है। एम से एम कैंसिल, इधर का कॉस इधर आके हो जाएगा, इधर का गुना है इधर आके भाग में, इधर का गुना उधर जाके भाग में, तो इधर हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई जी। यही है आंसर। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ए बाई जी। तो क्या इस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल बना लोगे, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। अब एक क्वेश्चन बहुत आसान है तुम्हारे लिए, टफ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में पूछा गया है, एज इट इज़ डेटा देख रखे है ना। और नीट में क्या पूछा है, तो नीट में एक्सीलरेशन पूछा है। नीट में आपको टैन थीटा का वैल्यू नहीं पूछा है, ये पूछा है एक्सीलरेशन। तुम बताओ यहाँ से, नीट में यही सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम है। जेईई मेंस में है, वहाँ पर एंगल पूछा है, नीट में क्या पूछा है आपका एक्सीलरेशन। अगर मैं पूछूं कि एक्सीलरेशन बताओ क्या होगा, तो तुम कहोगे तिरछा तिरछे गुना कर दो सर, एक्सीलरेशन है इज इक्वल टू जी टैन थीटा। एक्सीलरेशन है इज इक्वल टू क्या हो गया, जी टैन थीटा। ये क्वेश्चन है नीट का। कब का क्वेश्चन है सर, हाँ 2018 का क्वेश्चन है। तुमने कहा ठीक है सर, ओके सर। और जो आप बोल रहे थे कि टुच्चा सा क्वेश्चन पूछा गया है नीट वीट में, वो सब करा दो, हमने कहा बिल्कुल लो भाई, बहुत आसान आसान क्वेश्चन शूडो फोर्स से रिलेटेड पूछा गया है। कह रहा है कि मास अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ 9
एक लिफ्ट है, लिफ्ट का खुद का मास है 940 केजी, उसमें आदमी भी चढ़ गया है 60 केजी का, और ये लिफ्ट बांधा हुआ है एक स्ट्रिंग से। अब कह रहा है कि तुम बताओ कि इस धागे में टेंशन कितना होगा, टी इज इक्वल टू वॉट, जब ये लिफ्ट एक्सीलेट करेगा ऊपर की तरफ कितना से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तुमने कहा कि ठीक है सर, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिफ्ट से रिलेटेड नीचे की तरफ एक्सीलेशन किधर हो रहा है सर, ऊपर की तरफ, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। तो सबसे पहले एम जी लगेगा, एम जी, तो इसका मास, इसका एम जी, तो 940 इंटू जी, सर इसका भी एम जी, 60 इंटू जी, और तब सर सूडो फोर्स लगना है। तो सूडो फोर्स, देखो सूडो फोर्स, अब धागा पर हम लोग खोज रहे हैं ना, तो ये पूरे पे सूडो फोर्स लगेगा, किसी एक पर नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि हम आदमी पर सूडो फोर्स, आदमी लटका हुआ है, नहीं आदमी नहीं लटका हुआ है, धागे पे पूछ रहा है। लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, द टेंशन सपोर्ट्स, सपोर्टिंग, इसमें कितना टेंशन होगा इसमें, तो कहोगे सर सूडो फोर्स लगेगा, हमने कहा बिल्कुल लगेगा, सूडो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग कर देंगे, काम हमारा बन जाएगा, हो गया। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है भाई, टेंशन, कहानी खत्म। अब इसको सर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बना नहीं सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, टेंशन माइनस दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फिर वही कहानी हो जाएगा। चलो, तो टेंशन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 940 और 60, 1000 जी प्लस इन दोनों का मास देखोगे तो 1000 ही आएगा, 1000 गुने एक्सीलेशन क्या है 1, तो ये हो गया 900, 9.8, 9800, और प्लस जी का वैल्यू 10 कर है क्या, हाँ जी का वैल्यू 10 कर, अरे सोने पे सुहागा, तो क्या हो गया ये 10,000 और प्लस 1000, तो 11,000 न्यूटन हो गया। कितना न्यूटन भाई, 11,000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी, ये 2011 में पूछा गया है। ये 2011 में पूछा गया, उसके ठीक पीछे नीचे भी पूछा गया है, उसके ठीक नीचे भी वो 9 में 3 में सब पूछा गया है। तो बहुत आसान आसान है, कोई भारी चीज़ नहीं है, तुम आराम से बता सकते हो। चलो, तुम कहोगे कि चलो सर ठीक है सर, जो पूछा गया वो सब बनवा दो, हमने कहा देखो बहुत आसान है। कह रहा है कि एक आदमी है 80 केजी का, और लिफ्ट में चढ़ा है, कितने केजी का है भाई, 80 केजी का, और लिफ्ट एक्सीलेशन शुरू कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये आदमी कितने केजी का भाई, 80 केजी का है, खुद में आदमी कितना केजी का, 80 केजी का। तो बोल रहा है कि बताइए इसका स्केल का रीडिंग क्या होगा, रीडिंग, अगर ये वेइंग मशीन में चढ़ा है, कौन मशीन में, कौन मशीन में चढ़ा है, वेइंग मशीन में। तुमने कहा ठीक है सर सूडो फोर्स लगा दो, कहानी खत्म। देखो इधर क्या लगेगा, एम जी, 80 इंटू जी, और फिर सूडो फोर्स, और यही नॉर्मल के बराबर होगा, और नॉर्मल ही रीडिंग होता है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 80, जी का वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखा है, 80 गुने जी, तो जी का वैल्यू 10 प्लस सूडो फोर्स, सूडो फोर्स होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो डायरेक्शन नीचे होगा, लेकिन एक्सेलरेशन कितना 5, तो हो जाएगा ये 800 प्लस 400 बोले तो 1200 न्यूटन, ये रीडिंग बताएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये भी क्वेश्चन है बहुत आसान आसान, ये नीट का क्वेश्चन है 2003 का। उस समय ए आई पी एम टी होता है, आई पी एम टी। तो इस तरह का बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बस बनाना कोई टफ बात नहीं है, आपके लिए बहुत आसान है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस मुझे लगता है कि 2002 से शुरू किया और लगातार 2011 तक पूछते क्या इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन भारी बात नहीं है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये वाला जो मैंने कराया है ये, और इसके पहले
इसमें जेई मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन वो बुक जैसे मॉडिफाई करता है ना, तो वो बुक मॉडिफाई करता है तो पुराने बुक में जो लिखा रहता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर डिस्टर्ब कर देता है, और उसी डिस्टर्बिंग क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन है, जिसके कारण अभी नहीं दिख रहा है ये क्वेश्चन। और मैं नहीं करा, डेटा नहीं कि उसमें डेटा था 2 4 5 ऐसा वैल्यू था। कहोगे सर खुद से करा दीजिए ना सर। हमने कहा चलो खुद से करा देते हैं। ये एक बस है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। बताना है आपको, इसका मास है 20 ग्राम। वैसे मास से मतलब है नहीं, आपको बता, चलो चलो मैं मान लेता हूँ 20 ग्राम, ग्राम है। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल। उदग्र के साथ आनत कोण ज्ञात करें। मतलब कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्या याद करोगे, बोलो जल्दी से। कहोगे सर कोई नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाई जी। ए का वैल्यू 5, जी का वैल्यू 10 लेना है, हो गया कहानी ख़त्म। 1/2 tan थीटा का वैल्यू हो गया 1/2। तब 30 डिग्री मत करना, यहाँ कुछ नहीं निकलेगा, तो थीटा निकल जाएगा tan−1/2, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू होता नहीं। तो इस तरह के स्टोरक फोर्स के क्वेश्चंस आते हैं, और आसान होता है, कोई टफनेस नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो। बस सूडो फोर्स याद रखना, जहाँ भी एक्सीलरेशन वहाँ सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स कितना होता है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। डायरेक्शन एक्सीलरेशन के ठीक अपोजिट, डायरेक्शन किधर है तो एक्सीलरेशन के ठीक अपोजिट। तो ये सारा सूडो फोर्स के कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस वाले न्यूमेरिकल वाले सेक्शन को ना दो दो बार देखना है ना, 2 बार देखोगे। एक बार में थोड़ा सा ऑफलाइन चीज़ें समझ में आती है बहुत अच्छे से, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, इस बात को मैं डिनाई नहीं करूँगा। इसलिए न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को तुम 2 बार देखना, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तुमने कहा ओके सर, मैं मानूंगा। हाँ, अब सर आपने बताया था कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये मैं बता दूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक तंत्र। होता क्या है, तो सिंपल देखो, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तुम धरती पर हो और एक गाड़ी चल रहा है। तो धरती पर हो और एक गाड़ी चल रही है, इसमें 2 आदमी बैठा है। अगर ए और ये मान लेते हैं, ए है और ए बी है, ए बी को देखेगा तो कहेगा रेस्ट में है, बी ए को भी देखेगा दोनों रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई सी आदमी बाहर धरती पर है और वो देखेगा तो क्या कहेगा, दोनों मोशन में है कि रेस्ट में है, मोशन में। तो किसका फर्क पड़ा, तो सर ये वो ए न सर बी को इसलिए रेस्ट में बताया है क्योंकि वो सर बस में चढ़ गया। मतलब इसका अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचेंगे तो धरती पर रह जाएगा, और इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचेंगे तो बस में चला जाएगा। तो सर अब समझ में आया है कि सर निर्देशांक तंत्र न सर किस पर डिपेंड करता है, ये क्या होता है। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कॉमा देखने वाले पर भी निर्भर कर रहा था कि कौन बाहर से देख रहा है कौन अंदर से देख रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। अरे यार क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जर्वर। एंड क्लॉक,
क्लॉक का भी कॉम्बिनेशन है, ये सब ऑब्जेक्ट है। क्लॉक का भी क्या है, कॉम्बिनेशन। घड़ी के अकॉर्डिंग भी तो होता है। समय के अनुसार तुम्हें कुछ चीज़ें रुका हुआ दिखाई देगा, कुछ गतिशील दिखाई देगा। जैसे हिमालय खड़ा है, अडिग है, अचल है, कविताओं में हमने पढ़ा है। लेकिन समय के अनुसार हिमालय की हाइट धीरे धीरे कम हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है, धीरे धीरे हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय में हिमालय का ग्लेशियर भी या हिमालय भी मूव कर रहा है, धीरे धीरे उसमें भी कमी आ रही है। तो समय को भी कंसिडर करना पड़ता है, बिना समय के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो तीन कॉम्बिनेशन, क्या क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक, उसके बाद क्या, ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक, और क्लॉक मतलब टाइम, समय। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, इन तीनों के संयोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक तंत्र। तो कहा जाए हिंदी में, अगर पूछा जाए व्हाट इज निर्देशांक तंत्र, तो क्या कहेंगे, निर्देशांक कॉमा प्रेक्षक एवं घड़ी के संयोजन को निर्देशांक तंत्र कहते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का। तुमने कहा दो प्रकार का होता है, हमने कहा बिल्कुल। कौन कौन सा, हमने कहा एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व। और एक होता है नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्व निर्देशांक तंत्र। देखो एग्जाम्पल देखो, इनर्शियल जो होगा ना, वो या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा। मतलब इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, और इसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। अब हम लोग ग्राउंड को, पृथ्वी को, जमीन को ये मानते हैं कि हमारे लिए पृथ्वी गति नहीं कर रही है, रेस्ट में है, या अगर गति कर रही है तो एक समान गति कर रही है, तो हम लोग पृथ्वी को, अर्थ को इनर्शियल मानते हैं। तो याद रखना, पृथ्वी पर हमेशा पृथ्वी क्या है, इनर्शियल है, जड़त्व है। पृथ्वी रुका हुआ है हमारे लिए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जड़त्व निर्देशांक तंत्र बोलते हैं। किसको, पृथ्वी को। और यहीं अगर हम स्पेस में चले जाए तो पृथ्वी भी हमको नाचते हुए नजर आएगी, तो उसका रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो जाएगा, और वो हमारे लिए स्पेस, जैसे पृथ्वी के बाहर जाएंगे, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल कहलाएगा, इनर्शियल नहीं कहलाएगा। जैसे अगर बस रुका हुआ है, तब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल। लेकिन अगर बस एक्सीलेट कर लेगा, कोई एक्सीलेटर, ड्राइवर दबा दिया पैर और एक्सीलेटर पर किया जा रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी इसका बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, नॉन इनर्शियल। क्या होगा, नॉन इनर्शियल। और नॉन इनर्शियल में ही सूडो फोर्स लगता है, इनर्शियल में सूडो फोर्स नहीं लगता है, याद रखेंगे। तुमने कहा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें थी आज की क्लास के लिए। आपको 40-50 मिनट का जो वीडियो है उसको आपको देखने और लिखने में लगभग 1.5 घंटे लग जाएंगे। तो 1.5 घंटे की क्लास को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छे से। कल हम लोग पढ़ेंगे, अगर नहीं आएगा, जितने जल्दी आ जाएगा उतना भला होगा, नहीं आएगा तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, वही क्या, तो कॉन्स्टेंट मोशन। कौन सा मोशन, कॉन्स्टेंट मोशन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं आपके ग्रुप में इसका इमेज भेज दूंगा, पेज वाइज करके, क्या करके,
पेज वाइज ऐसे नंबर दे देता हूँ ताकि इसका इमेज जब हम कंसीडर करें तो दिक्कत ना हो बच्चों को। कौन से कलर का कर दूँ, ये पिंक कर देता हूँ। पेज नंबर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, चूहा तबाह कर दिया है हमको। अरे 12, और आई थिंक दिस इज लास्ट। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।